दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टेनेंसी एग्रीमेंट, वेदर एंटरिंग इनटू टेनेंसी एग्रीमेंट इज कंपलसरी, एक्सप्लेन द पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेनेंसी एंटर्ड इनटू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 2I आपका डिफाइन करता है टेनेंसी एग्रीमेंट को। तो सेक्शन 4 प्रोविजन रिगार्डिंग टेनेंसी एग्रीमेंट सेक्शन 4 में डील होते हैं आपके। 2I आपका कहता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है राइटिंग में जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्जीक्यूट होता है, और इसका पर्पज़ होता है कि आप जो है अपनी प्रोमाइसेस को लेटिंग के लिए आप जो है उठा रहे हैं, किराए के लिए उठा रहे हैं, और उसमें कंसिडरेशन आपका रेंट होगा। ठीक है, अब टेनेंसी एग्रीमेंट देख लेते हैं 4 क्लॉज 1 में क्या क्या, मतलब 4 में क्या दे रखा है, सेक्शन 4 में ये देख लेते हैं। सेक्शन 4 में ये बता रखा है कि टेनेंसी एग्रीमेंट जो है कंपलसरी होता है आपका। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं होता है, यू हैव टू कंपल्सरीली गो फॉर टेनेंसी एग्रीमेंट। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। ठीक, कि आपका जो है आप अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में एंटर होते हो, ठीक है, तो आपको जो है किसी भी प्रोमाइसेस की रेंट के लिए एग्री होते हो, तब आपके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए आपको टेनेंसी एग्रीमेंट के लिए आपको रेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा जिस एग्रीमेंट की डेट से आपने एंटर हुए उसके 2 महीने के अंतर्गत कि आपने जो है एक टेनेंसी एग्रीमेंट बना लिया है। लेकिन इसका एक प्रोविजो है, जनरली रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जब हम किसी को लेट आउट करते हैं तो हम 12 मंथ से कम की रखते हैं जो है एग्रीमेंट। और 12 मंथ से कम की रखने का एक उद्देश्य ये है कि रेंट अथॉरिटी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका 12 मंथ से कम होता है और आप रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेट आउट करते हो ज़मीन को, तब आप जो है 12 मंथ से कम का एग्रीमेंट बनाते हो और उसको रेंट अथॉरिटी के पास जाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, उनको बताने की, आपको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, यही इसमें बोला गया है। तो ये मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। Section 4 Clause 1 makes it mandatory for entering into a tenancy agreement. It states that notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, no person shall, after the commencement of this act, or let or take on rent any premises except by an agreement in writing। यानी कि you have an option just to go in writing। ठीक है, यही ऑप्शन इसमें दे रखा है। आप लेट और टेक कब कर सकते हो, जब आपका जो है आपने एग्रीमेंट इन राइटिंग लिया है तब। ठीक है, विच सेल टू बी इन्फॉर्म टू रेंट अथॉरिटी, विच सेल बी इन्फॉर्म टू द रेंट अथॉरिटी, जो कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको, रेंट अथॉरिटी को, बाय द लैंडलॉर्ड या टेनेंट, या तो भूमि स्वामी या जो है आपका टेनेंट जो किराएदार है वो जॉइंटली जा सकते हो आप, या आप जो है सेवरली जा सकते हो, अलग अलग भी जा सकते हो। ठीक है, in the form specified in first schedule within a period of 2 months from the date of tenancy agreement। जिस डेट से आपका टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है उस डेट के 2 महीने। देखो इसमें आप कहोगे कि तो आपने सेवरली कैसे बोल दिया, कि इसमें नहीं दे रखा है सेवरली, लेकिन आगे इसमें दे रखा है 4+2 में ये बता रखा है कि आप जो है जॉइंटली भी इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर जो है आप अलग अलग जाके भी इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये बताया गया आगे। तो ये फर्दर प्रोवाइड कराता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ठीक है, अगर वो जॉइंटली नहीं इन्फॉर्म करते हैं तो इस केस में जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट सेपरेटली इन्फॉर्म कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट को। ठीक है, टू द रेंट अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, किस मंथ से, उस मंथ से 1 पीरियड जब से आपका, देखो इसमें जो एक्सटेंशन है एक मंथ का, वो ये है, जैसे मान लीजिए आपका टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ, थोड़ी सी ट्रिकी है तो आपको समझना पड़ेगा। टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ, 2 महीने का टाइम आपके लिए दे रखा है कि आप दोनों जाके जो है जॉइंटली जाके रेंट अथॉरिटी को बता दो। ठीक है, अब आपने 2 महीने का वो टाइम तो आपका ओवर हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको 1 महीना दे रखा है कि अब एक्स्ट्रा 1 महीने में आप अलग अलग जाके बता दो। अगर आप जॉइंटली नहीं जा पा रहे तो आप अलग अलग जाकर रेंट अथॉरिटी को बता दो। ये इसमें 4+2 में आपका बोल रखा है। ठीक, अब टेनेंसी एंटर्ड इनटू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, टेनेंसी जो है अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले है तो वो क्या होगी। ठीक है, तो वो 1972 के हिसाब से डील होती थी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। फिर हम देखते हैं 4+3 क्या कहता है। ये क्लैरिफाई करता है पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेनेंसी जो कि आपके एक्ट से पहले दे रखी थी। ठीक है,
अगर टेनेंसी इस एक्ट से पहले आपका क्रिएट की गई थी तो क्या है इसमें नंबर ए इसमें दे रखा है, अगर कोई राइटिंग एग्रीमेंट में था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में तो उसकी जो है वो कॉपी देंगे रेंट अथॉरिटी को इस एक्ट के 3 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, आप कॉपी दे देंगे, अगर आपका कोई एग्रीमेंट था उसकी आप जो है कॉपी रेंट अथॉरिटी को प्रेजेंट कर देंगे। अगर कोई एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं था इस एक्ट से पहले आपके बीच में तो आप जो है एग्रीमेंट इन राइटिंग जो है आप एंटर कर लीजिए और जो है 3 मंथ के अंतर्गत आप जो है रेंट अथॉरिटी को दे दीजिए इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद। ठीक, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट फेल हो जाते हैं कॉपी को जो 3 महीने में इनसे बोली गई है कि आप जाके जॉइंटली दे दीजिए, ठीक, या फिर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो ऐसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट को सेपरेटली फाइल करने पड़ेंगे पर्टिकुलर्स, अलग अलग जाके पर्टिकुलर्स फाइल करने पड़ेंगे कि आप जो है ये टेनेंसी थी, आप लैंडलॉर्ड थे और ये टेनेंट थे, ऐसे करके आपको पर्टिकुलर्स पेश करने पड़ेंगे रेंट अथॉरिटी को विद इन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन्ड इन क्लॉज बी। अब डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, यानी 3 मंथ एक्सपायर हो गए उसके 1 मंथ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि आप अलग अलग जाके पर्टिकुलर्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे रेंट अथॉरिटी को। इफ द लैंडलॉर्ड हैज सबमिटेड हिज पर्टिकुलर्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर उस 1 महीने के अंतर्गत लैंडलॉर्ड ने आपका सबमिट कर दिया पर्टिकुलर्स बट टेनेंट नहीं कर पाया है सबमिट पर्टिकुलर्स, उस केस में क्या होगा, लैंडलॉर्ड जो है एविक्शन के लिए आपका फाइल कर सकता है सूट इस अकेले ग्राउंड पर। फिर समझिए इसको, बहुत अच्छा है ये चीज़। देखिए, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद 3 महीने दिए गए कि आप या तो जो है भैया राइटिंग में था एग्रीमेंट तो आप जो है वो कॉपी दे दीजिए, राइटिंग में नहीं था तो आप एंटर हो जाइए एग्रीमेंट में। आप उस 3 महीने के अंतर्गत, ठीक है, ना तो कॉपी देते हो रेंट अथॉरिटी को जाके, ना आप जो है एग्रीमेंट में एंटर होते हो, दोनों ही चीज़ आप नहीं करते हो, तब आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि आप जो है सेपरेटली जाके जो है बता सकते हो। तो मान लो सेपरेटली जाके लैंडलॉर्ड ने बता दिया 1 महीने के टाइम के उस भीतर भीतर, लेकिन टेनेंट नहीं बता पाते तो टेनेंट को एविक्शन के लिए आपको निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, लैंडलॉर्ड तो ऑब्वियसली करेगा ही, तो उसको तो रेंट मिल रहा है ना, वो तो जाके बहुत फुर्ती दिखाएगा क्योंकि उसकी तो उसका किराया कहीं नहीं मर जाए। ठीक है, तो इस वजह से वो तो फुर्ती दिखाएगा भैया, उसको तो 1 महीने क्या वो 15 दिन भी होते तो वो कर देता जाके पर्टिकुलर जमा। तो अगर लैंडलॉर्ड ने कर दिया और टेनेंट नहीं कर पाया है तो टेनेंट को भैया उसी अकेले ग्राउंड पर एविक्शन के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं लैंडलॉर्ड। ये इसमें 4 क्लॉज 3 में आपका बता रखा है। अब ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द रेंट अथॉरिटी, तो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की क्या आपका ड्यूटी होती है और रेंट अथॉरिटी की आपकी क्या ड्यूटी होती है वो देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि सेल पुट इन प्लेस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज फॉर इनेबलिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो आपका डिजिटल आपको स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब कोई वेबसाइट होगी जिस पे आप जाके अपनी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर पाएंगे जिस फॉर्म में या जिस मैनर में उसमें प्रेस्क्राइब्ड है। तो ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपको डिजिटली जो है ऐसी सुविधाएं कराई जाएं, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि भैया डिजिटली चीज़ें सेव रहती हैं और ये जो कागज़ों वाला जो है ना, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हैं। इससे क्या होता है, आपका पर्यावरण की भी सुरक्षा हो रही है। ठीक है, और क्या कहते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आपका जो है ये ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा तो आपको ये भी नहीं लगेगा भरा भरा हुआ है। ठीक है, तो कागज़ ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे तो आपको वो चीज़ डिजिटली फॉर्म में आप अच्छे से सबमिट कर पाएंगे, तो वो भैया आपका सही रहेगा। तो यही इसमें बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये आपको डिजिटल फॉर्मेट में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो आपके सबमिशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं। ठीक है, रेंट अथॉरिटी जब आपका इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगी उसकी क्या ड्यूटी है, ठीक, यानी कि टेनेंसी एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन की जो भी इन्फॉर्मेशन है रेंट अथॉरिटी अगर रिसीव करती है तो उसकी क्या ड्यूटी है, तो वो क्या करेगी, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगी कि ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, पार्टीज़ का। तो आप जाएंगे, कैसे जाते हो, आप जाते हो लैंडलॉर्ड और टेनेंट मान लो जॉइंटली गए और रेंट अथॉरिटी को मिल गई कि भैया आपका जो है ये आपका टेनेंसी एग्रीमेंट था आपके बीच में और आपसे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट थी वो आपको मिल गई हैं रेंट अथॉरिटी को। तो रेंट अथॉरिटी आप दोनों को कह देगी ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है,
इस रेंट एग्रीमेंट का, ठीक है, या इस टेनेंसी एग्रीमेंट का। तो ये आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ टेनेंसी ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी, ठीक है, कैन इट बी रिन्यूड और एक्सटेंडेड। क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है कि पीरियड ऑफ टेनेंसी क्या होता है, क्या एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी को रिन्यू किया जा सकता है या एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए ये मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस डिटेल में समझा दूँगा। जो रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए आपका जो 11 महीने के लिए लेट आउट करता है, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप 11 महीने से ज़्यादा उस ज़मीन पे रहते हो तो आप जो है ट्रेसपासर नहीं कहलाते हो, आप स्टैट्यूटरी टेनेंट कहलाते हो। यही चीज़ आप इसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। क्या एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी में आप जो है रिन्यू कर सकते हो या एक्सटेंड कर सकते हो। मान लो आपने रिन्यूअल नहीं किया 11 महीने के बाद, आपका रेंट एग्रीमेंट सिर्फ जो टेनेंसी एग्रीमेंट था वो 11 महीने का था, आपने जो है उसको जो है क्या नहीं किया, जाके भैया उसको रिन्यूअल नहीं कराया, तो आप स्टैट्यूटरी टेनेंट कहलाएंगे, आप ट्रेसपासर नहीं कहलाएंगे। क्योंकि आपने रिन्यूअल नहीं कराया इसलिए आपकी टेनेंसी है तो भाई उसमें खतरे में, ठीक, लेकिन आप जो है स्टैट्यूटरी टेनेंट हैं स्टिल, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, वो देखते हैं। सेक्शन 5 आपका प्रोवाइड कराता है पीरियड ऑफ टेनेंसी के बारे में, ठीक है। सेक्शन 5 कहता है कि टेनेंसी जो भी आपकी एंटर हुई है इस कमेंसमेंट के बाद वो वैलिड होगी फॉर अ पीरियड, ठीक है। जो भी आपने टेनेंसी में एग्रीमेंट किया है, यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस पीरियड के लिए भैया जो है वो आपका टेनेंसी वैलिड होगी, ठीक है, जैसा कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई है। और ये जो पीरियड जो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई है, ये पीरियड आपका कहलाएगा पीरियड ऑफ टेनेंसी। इसको क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ टेनेंसी बोलेंगे इसको, ठीक। अब देखते हैं एक्सटेंशन और रिन्यूअल ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी। तो टेनेंट, ठीक है, वो अपने स्वविवेक पे रिक्वेस्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड से कि वो रिन्यू करना चाहता है या वो एक्सटेंड करना चाहता है अपनी टेनेंसी को, ठीक है, विद इन द पीरियड एग्रीड टू द इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। यानी टेनेंसी एग्रीमेंट में मान लो 9 महीने दे रखे, 9 महीने के अंतर्गत आप कह रहे हो कि मैं रिन्यू करना चाहता हूँ या मैं जो है एक्सटेंड करना चाहता हूँ, ठीक। अगर लैंडलॉर्ड आपका एग्री होता है तो आप नए टेनेंसी एग्रीमेंट में आप एग्री वो हो सकते हो, एंटर हो सकते हो, ठीक है। और किस पे, आप अपने और लैंडलॉर्ड के म्यूचुअली एग्री टर्म एंड कंडीशंस पे आप जो है दूसरे रिन्यूअल के लिए आप एग्री हो सकते हो। अब फेलियर टू वैकेट ऑन फिक्स पीरियड वेयर देयर इज़ नो रिन्यूअल। अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया है और आपका टाइम पीरियड ओवर हो गया है और आप जो है वैकेट नहीं कर रहे हो, तब उस केस में क्या है। तो 5 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर कोई टेनेंसी फिक्स टर्म के लिए है और वो एंड हो जाती है और उसको रिन्यू नहीं कराया गया है टेनेंट के द्वारा और वो जो है प्रेमाइसिस को वैकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, इस पीरियड के एंड के बाद, तब क्या किया जाएगा कि ऐसे जो टेनेंट है उसको इनहेंस्ड रेंट, जितना भी बढ़ोतरी वाला रेंट होगा, जितना उनकी इच्छा होगी, जितना बढ़ा चढ़ा के रेंट लेंगे वो लैंडलॉर्ड ले सकते हैं, जैसा कि आपका सेक्शन 23 में आपका प्रोवाइडेड है, ठीक। अब इसका प्रोविजन देख लेते हैं कि अगर प्रोविजन ये है, अगर टर्म और टेनेंसी जो है एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, when the locality where the premises is let out or rent is situated is affected by any disaster event of force majeure, ठीक है, then subject to requisition by the tenant, the landlord shall allow the tenant to continue in possession of the said premises till a period of 1 month from the date of cessation of such a disaster event on some same terms and condition of the tenancy agreement already entered into। इसमें कहा गया है, मान लीजिए जिस प्रेमाइसिस में आपको लेट आउट की गई थी या आपको जो है लेट आउट की गई थी जो ज़मीन, ठीक है, टेनेंसी के दौरान, तो आपका या आप जो रेंट पे करते थे जिस ज़मीन पर, उस पर डिजास्टर आ गई, यानी कि कोई भी फोर्स मेजर क्लास आ गई जिस पे एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोई भी आपका आपदा आ गई मान लीजिए, तो उस केस में आपका पीरियड ओवर हो गया मान लीजिए, तो उस केस में ये कहा गया है कि आपका जो है जो डिजास्टर की वजह से आपका जो टाइम लगा है या जो टाइम आपका वो हुआ है, तो उसके लिए आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा जब डिजास्टर आपकी सीज हो जाती है, कि आप 1 महीने तक आप जो है क्या कर सकते हो, मतलब वो होल्ड कर सकते हो, उसकी पोजीशन को रख सकते हो, ठीक है,
ये बताया गया है कि द लैंडलॉर्ड सेल अलाउ, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो टेनेंट को अलाउ करे कि वो जो है कंटिन्यू रखे पोजीशन को, ठीक है, उस डिजास्टर के ख़त्म होने के 1 महीने बाद तक, ठीक है, ये बात कही गई है। और उसी सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे जो आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट में पहले थी, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। राइट अ नोट ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सक्सेसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टीज। मान लीजिए कोई भी पार्टी यानी कि या तो लैंडलॉर्ड आपका डेथ हो जाती है या आपके टेनेंट की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपके क्या आपका सक्सेसर की ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं, वो देखते हैं हम। तो ये आपका सेक्शन 6 में आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सक्सेसर बता रखा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टीज। ये है आपका एग्रीमेंट बाइंडिंग अपॉन सक्सेसर, ठीक है, ये सेक्शन 6 में आपका प्रोवाइडेड है कि जो भी टर्म्स और एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्जीक्यूट की गई थी वो बाइंडिंग रहेंगी उनके सक्सेसर के पर भी। अगर वो उनकी किसी की भी पार्टीज की डेथ हो जाती है तो उनका जो सक्सेसर होता है उस पर भी वो बाइंडिंग रहेंगी वो टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और जो सक्सेसर ऑफ डिजीज्ड यानी कि या तो लैंडलॉर्ड या टेनेंट का जो भी होगा वो सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रखेगा जो आपके टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्रीड थे फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सच टेनेंसी। यानी कि बचे हुए टेनेंसी पीरियड में दैट सक्सेसर हैज़ द सेम राइट, वो जो हुआ करते थे लैंडलॉर्ड या टेनेंट के, ठीक है, वो सेम राइट ही वुड हैव, ठीक है, ये इसमें बोला गया है। उसके बाद डेथ ऑफ टेनेंट क्या है, इसमें 6 क्लॉज 2 में बोला गया है कि डेथ ऑफ टेनेंट ऑफ रेसिडेंशियल टेनेंसी द राइट ऑफ टेनेंसी सेल डिवॉल्व फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टेनेंसी ऑन इज सक्सेसर। कौन कौन सक्सेसर्स होते हैं वो लिस्ट दे रखी है आपकी सेक्शन 6 क्लॉज 2 में। स्पाउस हो गए यानी कि आपकी जो स्पाउस होगा, मान लो पति खत्म हो गया तो उसकी पत्नी, सन और डॉटर वेयर देयर आर बोथ सन एंड डॉटर बोथ ऑफ देम, ठीक है, या तो सन या डॉटर या अगर दोनों हैं तो दोनों ही लोग, पेरेंट यानी कि माता पिता जिसकी डेथ हुई है उसके माता पिता, डॉटर इन लॉ मान लो वो नहीं है आपका, माता पिता नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे नहीं हैं तो मान लो आपकी जो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, वो आपके सन की जो है क्या है, विडो है, वो आपका रहेगी। और विडोड और डाइवोर्स्ड सिस्टर या तो आपकी जो है विधवा या क्या कहते हैं आपकी तलाकशुदा जो बहन है वो रह सकती हैं। प्रोवाइडेड दैट सक्सेसर हैज ऑर्डिनरी बीन लिविंग इन द प्रोमाइसेस विद द डिजीज टेनेंट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। इसमें प्रोविजो ये है कि मतलब ऐसे ही नहीं कि उठ के आ जाएगा कि हाँ हम सक्सीड करेंगे, ये होना चाहिए कि वो मतलब साधारणतः उस जगह पर रह रही थी, आती जाती रहती थी उस जगह पर जिस जगह पर आपका टेनेंट की डेथ हुई है या टेनेंट की प्रमाइसिस जहाँ टेनेंट ने किराए पर रहता है वहाँ वो आती जाती रहती थी साधारणतः, तो ये देखा जाएगा। ये आपका कैचिंग पॉइंट है यहाँ। उसके बाद सेक्शन 6 क्लॉज 3 कहता है कि टेनेंट की डेथ अगर नॉन रेजिडेंशियल आपकी टेनेंसी है तो रिमेनिंग पीरियड ऑफ टेनेंसी के लिए उस व्यक्ति पर जाएगी जो उसके बिजनेस को सक्सीड करता, ठीक है। तो जो व्यक्ति उसके बिजनेस को सक्सीड करता तो उस व्यक्ति पे आपका सक्सेसर राइट्स चले जाएंगे, यानी कि वो डिवॉल्व करेगा उस बचे हुए टाइम पीरियड ऑफ टेनेंसी के लिए। अब एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर आपकी डेथ हो गई है तो मतलब टेनेंट की डेथ हो गई और आप उसकी पोजीशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन दायर करना पड़ेगा। तो हर एक एप्लीकेशन substituting the names of heirs or legal representatives, the claimant, occupants of any person who was a party to any proceedings under this act and died during the pendency of such proceeding shall be preferred within 1 month from the date of death of such person, ठीक है। किसी भी मामले के लिए आप अगर सब्सटीट्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप जो है सक्सेशन के केस में, ठीक है, आप सक्सीड करना चाह रहे हो या फिर आपका कोई क्लेम उनका क्लेम रह गया था उसमें आप क्लेमेंट बनना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है आप उसमें उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आप 1 मंथ के अंतर्गत आप जो है सब्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन दायर कर दीजिए। द एप्लीकेशन शैल कंटेन द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ अदर डिटेल्स ऑफ हायर लीगल रिप्रेजेंटेटिव relationship with the deceased and be accompanied by an affidavit of its support, and thereupon the application shall be decided after a summary inquiry by rent authority
और रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स लिखेंगे, आपकी क्या रिलेशनशिप थी, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, वो सारी डिटेल्स होंगी। और वो जो है ये जो आप एप्लीकेशन देंगे वो विद एफिडेविट देंगे। ठीक है, इसके सपोर्ट में। और एप्लीकेशन जो भी होगा वो आपका समरी इंक्वायरी के बाद डिसाइड होगा कि जो समरी इंक्वायरी आपका रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल आपका जो भी आपका होल्ड करे उसके डिसीजन के बाद ही आपका जो है ये आपका जो है एप्लीकेशन को आपका जो है वो किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद ड्यूटी ऑफ प्लीडर, प्लीडर की क्या ड्यूटी होती है। व्हेनेवर अगर प्लीडर को ये अपीयर होता है कि जो पार्टी टू द केस है उसको पता लगा है कि भैया दूसरी पार्टी की जो डेथ हो गई है, सही है। whenever pleader appearing for a party to the case comes to know about the death of that party, यानी दूसरी पार्टी की डेथ के बारे में प्लीडर को पता चलता है तो वो इन्फॉर्म करेगा रेंट अथॉरिटी को या रेंट ट्रिब्यूनल को, जैसा भी आपका जिस जगह भी केस चल रहा है। ठीक है, उस जगह। और रेंट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ठीक, वो नोटिस देगा डेथ ऑफ सच अदर पार्टी, उस जो दूसरी पार्टी ख़त्म हुई है उसकी डेथ की जो है नोटिस देगा। ठीक है, और इस पर्पज़ के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है प्लीडर और डिजीज पार्टी के बीच में वो सेल बी डीम टू बी सबसिस्ट, वो उसको बचा रहेगा, वो माना जाएगा कि भैया ये इट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें दे रखा है। उसके बाद वेदर द पावर ऑफ सब लेटिंग इज़ प्रोवाइडेड और नॉट अंडर द उत्तर प्रदेश, यस इट इज़ ऑल्सो, हम देख ही चुके हैं, इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन। ठीक है, तो हम क्या देख चुके हैं कि सब टेनेंसी आपका अलाउड है, सब लेटिंग आपका अलाउड है। तो इसमें भी आपका दे रखा है कि सेक्शन 7 of the act contains the provision of subletting. The act provides that power of subletting, however, it has to be in accordance with section 7. पावर ऑफ सबलेटिंग तो है लेकिन आपको जो है सेक्शन 7 के अकॉर्डेंस में ही जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 1 क्या है आपका, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद नो टेनेंट, ठीक है, नो टेनेंट एक्सेप्ट बाय एंटरिंग इनटू अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द एग्जिस्टिंग टेनेंसी एग्रीमेंट। अब जैसे आपको पता ही है कि टेनेंसी एग्रीमेंट हैज़ बीन मेड कंपल्सरीली, यानी कि आपको जो है मैंडेटरी बना दिया टेनेंसी एग्रीमेंट को। तो जब आप सब टेनेंट को आप नियुक्त कर रहे हो तो उसका भी एग्रीमेंट होना चाहिए राइटिंग में, क्योंकि वो भी तो तो पोजीशन ऑफ टेनेंट में ही रहा है ना। तो अब भले ही वो आपका टेनेंट बनना है, जाके आप खुद टेनेंट हो, आपका टेनेंट बनना है, लेकिन जो टेनेंसी एग्रीमेंट का रूल है वो तो उस पर भी अप्लाई होगा। तो इसलिए उस रूल को अप्लाई और वो रखने के लिए इसमें एक सप्लीमेंट्री आपका एग्रीमेंट की एक प्रोविज़न डाला गया है कि आप टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ साथ जो है एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाएंगे और उसी बेसिस पे आप सब टेनेंट को लेट कर सकते हैं ज़मीन को, यानी कि आप टेनेंट होते हुए सब टेनेंसी कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। अब क्या है, आप जो है सबलेट कर सकते हैं या तो पूरे पार्ट के लिए या कुछ पार्ट के लिए टेनेंसी के, जो कि टेनेंट के द्वारा आपका हेल्ड किया जाता है। ठीक, आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप असाइन कर सकते हो अपने राइट टेनेंसी एग्रीमेंट में, या तो पूरी तरह से या जिस पार्ट के लिए आपने दिया है उस पार्ट का। ठीक है, फर्दर सेक्शन 7 क्लॉज 2 ये प्रोवाइड कराता है कि जब आपकी प्रोमाइसेस सबलेट की गई है, ठीक है, एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के द्वारा, जो एग्जिस्टिंग टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ आपने जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाया है, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो होंगे वो जॉइंटली जाएंगे, ठीक है, रेंट अथॉरिटी के पास, ठीक, और ये कहेंगे कि हमने जो है इन्होंने जो है सब टेनेंसी बनाई है, ये एग्रीमेंट बनाया है, ठीक, और वो उसमें टाइम कितना दे रखा है, 2 मंथ, यानी कि 2 मंथ कौन सी डेट से, जिस डेट से आपने जो है आपने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आप एग्री हुए हो फर्स्ट स्केड्यूल के हिसाब से, उसके 2 महीने के अंतर्गत आपको रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपका जो है ये ख़त्म होता है। फिर से समझ लीजिए, सबलेटिंग का अलाउड है, बट सबलेटिंग के लिए आपको जो है एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में जाना पड़ेगा, और सबलेटिंग आप जो है पूरे या कम पार्ट के लिए भी कर सकते हो, और जितने पार्ट के लिए किया है उतने पार्ट के लिए आपके राइट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आप असाइन कर देते हो राइट्स। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। और जब आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाते हो तब आप लैंडलॉर्ड और क्या कहते हैं टेनेंट खुद जाके रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल को बताएंगे, सॉरी रेंट अथॉरिटी को बताएंगे
कि हम जो है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट पे एंटर हुए हैं और सब टेनेंसी जो है ये सब टेनेंसी ये अलाउड कर रहे हैं, तो आपका रेंट अथॉरिटी को कितने पीरियड में जाना है? आपको 2 महीने में जाना है जब से आपने एंटर किए हैं सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स में। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म होता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।